चलिए इसी बहाने तैयारी हो जाएगी तुम्हारी। आओ बैठ जाओ, बैठा लो इसको। जो मिड टर्म एग्जाम होने वाला है एसडी कॉलेज में, आज सभी बच्चे टीचरों से बात कर लेंगे, ठीक है? आज बंद है, कल बात करेंगे और सिलेबस बताएंगे, जो बताएंगे वो पढ़ा देंगे। तीनों का हो जाएगा। बोलो बोलो। अभी हम इनसे बात कर रहे हैं, ये लोग कंफ्यूज हैं। देखिए कब है ऐसा है कि ये एसडी कॉलेज में जैसी मुझे जानकारी मिली उसमें ये है कि अगर मान लीजिए पेपर नहीं होता, थोड़ा बच्चों ये ध्यान रखो कि पीछे कम हाइट वाले ना रहे। तुम लोग झुक के बैठो, पीछे वाले दिखेंगे नहीं। इधर आ जाओ, इधर बेटा, इधर बेटा, इधर आ जाओ। और किसी की कम हाइट की तरह एडजस्ट करें, खड़े हो जाओ तो इधर कर दो, इधर बैठ इधर कर दो, अपनी हाइट थोड़ा देखो, बोर्ड दिखता रहे बस। खाली देखिए मिड टर्म एग्जाम का ये है, एसडी कॉलेज से शुरुआत करी तो सब जगह हो सकता हो जाए। वैसे तो ये था मिड टर्म एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए था कि उनको इंटरनल मार्क्स देने हैं, इसलिए सरकार का आदेश है कि मिड टर्म एग्जाम। पर कॉलेज ने सोचा कि क्यों ना पार्ट 2 पार्ट 3 में इतने बच्चे फेल हो रहे हैं, इनका भी ले लिया जाए। तो तुम्हारे फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है, वो करा रहे हैं। सेकंड पेपर की भी फर्स्ट यूनिट पढ़ा देंगे और थर्ड पेपर की भी फर्स्ट यूनिट पढ़ा देंगे, ठीक है? चलिए देखिए, थर्ड पेपर का आज नया पेपर शुरू करना था, लेसन फर्स्ट। पेपर जब हो तो कब से है? 8 तारीख। हाँ बता दें, उससे तुम लोग ये प्रिपरेशन और हो जाएगी। अच्छा हर पेपर में तुम पासिंग मार्क्स की स्थिति में पहुंच जाओगे। देखिए फर्स्ट पेपर, थर्ड पेपर है, जिन लोगों का पहला टर्म है पेपर का नाम लिख लीजिए। बोलो नहीं, अब टेंशन ना लीजिए। एलिमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। और एक ये हो जाता है जैसे मिड टर्म आपका एग्जाम लिया तो हो सकता है प्रैक्टिकल के मार्क्स उसी से दे दें, इसलिए उसे छोड़िएगा नहीं, क्योंकि आप सब मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स भी हो सकता है उसी से दे दें। तो एसडी कॉलेज ने शुरुआत कर दी तो धीमे धीमे सभी कराएंगे। एलिमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, पेपर का नाम है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, ये पेपर का नाम है। इसकी यूनिट फर्स्ट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसकी यूनिट फर्स्ट कॉम्पटन इफेक्ट एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये यूनिट फर्स्ट है। कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आज से आप लोग पहले क्या करिए, इंटरफेरेंस पढ़ लिया है तो इंटरफेरेंस के लेसन में लग जाएंगे, ठीक है? उसको पूरी तरह तैयार कर लीजिए। अब प्रियांशु हम भी ले लेंगे तुम्हारे यहाँ पेपर, तो पेपर आपका ज़रूरी है, क्योंकि ये जो सरकारी कॉलेजेस में इतने बच्चे पार्ट 2 में फेल हुए ना, तो वो इसीलिए हुए क्योंकि बच्चे बिल्कुल घर पे लेट गए।
आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे बीएससी पार्ट 2 में ऐसे होंगे जिनसे पूछिए क्या कर रहे हैं तो कह रहे हैं बस कुछ नहीं, सुबह उठते खाना खाते दिन भर खेलते, शाम दोपहर में फिर सो लेते और शाम को भी उठे चाय वाय पी, थोड़ा बहुत खेले कूदे और फिर सो गए, कापी खोल नहीं रहे। अब वो कैसे पास हो पाएंगे? क्योंकि इन सब जगहों पे कॉलेजेस में जैसे पार्ट 2 में पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर पास होना बहुत टफ हो जाता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में कोई विशेष अंतर नहीं रहता। जिस बच्चे के ऑब्जेक्टिव में जितने नंबर आते हैं लगभग सब्जेक्टिव में भी उतने नंबर आते हैं, बस वो एक राइटिंग का थोड़ा इफेक्ट हो गया, कभी टीचर ने थोड़ा, पर ऑब्जेक्टिव में हमने देखा है ऑन एवरेज अगर किसी बच्चे के 50 में 30 नंबर आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव में तो सब्जेक्टिव में भी उसके 27-28 आते हैं, हो सकता है और ज़्यादा आते हैं। ठीक है, ये है। तो इसलिए चाहे जैसा पेपर उसकी आप तैयारी करिए। देखिए कॉम्पटन इफेक्ट में पहले हम बता दें कि न्यूटोनियन की मैकेनिक्स थी, उस थोड़ी बेसिक चीज़ है कि जैसे ऑब्जेक्टिव आता है या पूछ लेते हैं तो उसके लिए ज़रा बता दें। ठीक है, क्या था कि पहले एक फिजिक्स की ब्रांच थी क्लासिकल मैकेनिक्स, और उस क्लासिकल मैकेनिक्स जो थी वो बेस्ड थी न्यूटन्स लॉ पर। ठीक है, न्यूटन्स लॉ पर बेस्ड थी। और जब जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ वैसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ गए जिनकी एक्सप्लेनेशन न्यूटोनियन फिजिक्स के पास या क्लासिकल मैकेनिक्स के पास नहीं थी। जैसे लाइट इस सरफेस पे पड़े और इलेक्ट्रॉन एमिट हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट के पार्टिकल्स एचन्यू के फोटान मटेरियल पार्टिकल से कोलाइड कर जाए और स्कैटर्ड कर जाए, इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इसे कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। इसी तरीके से ब्लैक बॉडी रेडिएशन इसका, तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के साथ डेवलप हुए, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी 1897 में जे थॉमसन ने की थी। तो जैसे ही उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की वैसे ही क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई। तो हम वही लिखने जा रहे हैं, छोटा सा पॉइंट में लिख देंगे, थ्योरिकल टॉपिक है, थोड़ा पॉइंट में लिख देंगे। फेल्योर ऑफ classical mechanics, failure of classical mechanics and development of quantum mechanics, development of quantum mechanics, failure of classical mechanics and development of quantum mechanics. Failure of classical mechanics and development of quantum mechanics. पॉइंट में लिख देंगे, थ्योरिकल बेस है, ये फिजिक्स की बेसिक थ्योरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगर जैसे कोई पेपर पढ़ा रहे हो थ्योरी से ही तो ऑब्जेक्टिव बनेगी। तो देखिए जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स का हो या न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ये न्यूटन्स के 3 लॉ पर बेस्ड है। ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन का सेकेंड लॉ, ठीक है, लॉ ऑफ फोर्स, और न्यूटन के थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन लॉ। तो यही हम लिख रहे हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स is based on the Newton's law of motion। क्लासिकल मैकेनिक्स किस पर बेस्ड है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये क्या नाम सुधीर सचिन, ये हिंदी क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल
मैकेनिक्स को कहते हैं यांत्रिकी, ठीक है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स, तो इसको हम फेल कर रहे हैं और इसको हम डेवलपमेंट बता रहे हैं, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के पास 3 लॉ है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये कार्तिक कहाँ गए? कार्तिक कहाँ? और इसके बाद हम तुम्हें हिंदी में बता देंगे, ठीक है। अभी जाते समय वर्ड हम बताएंगे। न्यूटन्स, तुमको भी वर्ड लिखवा देंगे, ठीक है। अभी तुम ऐसे ही लिख लो। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हैविंग 3 लॉज, इनके पास 3 लॉ है। लॉज, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के पास 3 लॉ है। लॉ ऑफ इनर्शिया है, लॉ ऑफ इनर्शिया है, जड़त्व का नियम कहलाता है। दूसरा लॉ ऑफ फोर्स है। तीसरा एक्शन रिएक्शन लॉ है। एक्शन रिएक्शन लॉ है। तो न्यूटन के 3 लॉ है, उन पर क्लासिकल मैकेनिक्स बेस्ड है। एक है लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ फोर्स, बल का नियम, और तीसरा है एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इस क्लासिकल मैकेनिक्स से, क्लासिकल मैकेनिक्स जो है, ये ब्रांच जो है वो एक्सप्लेन करती थी स्मॉल बॉडीज के मोशन को और लार्ज बॉडीज के मोशन को। ये जरा ऊपर चले जाओ, चाय और पानी बोलो, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन करती थी, क्लासिकल मैकेनिक्स explain the motion of large bodies and small bodies. क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन करती है, एक्सप्लेन द motion of large bodies and small bodies moving with non-relativistic speed, जो मूव कर रही हैं नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड, जिसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से बहुत, उस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, उनका एक्सप्लेनेशन इससे किया जा सकता है। एक्सप्लेन द मोशन ऑफ लार्ज बॉडीज एंड स्मॉल बॉडीज मूविंग विद नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड। नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड का मतलब जो वेलोसिटी है लाइट की वेलोसिटी से बहुत कम है, जो वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी से बहुत कम है। जैसे अभिषेक पांडे है, सामने ये बैठे बहुत तेज स्टूडेंट, बहुत होशियार है। अब ये चाहे जितनी तेजी से दौड़े पर लाइट की वेलोसिटी के आसपास नहीं जा सकते, ठीक है। चाहे जितनी, मान लीजिए इनको बाइक दे दी जाए, जो सबसे तेज बाइक चलती है, उसको बाइक को ये चला रहे हैं 200, 300, 400 किलोमीटर, ठीक है, तब भी वो लाइट की वेलोसिटी से नहीं जा सकते। इसी तरीके से अर्थ जब रोटेट कर रही है अपनी ऑर्बिट में, वो भी बड़ी बॉडी है, प्लैनेट, ठीक है, ग्रह है, वो भी मूव करते हैं स्पेस में, उनकी भी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के आसपास नहीं जाती। बॉल है, चाहे पलायन वेग दे दो, एस्केप वेलोसिटी दे दो, तब भी वो लाइट की वेलोसिटी के आसपास नहीं जाती। तो ये जो बॉडीज है, आपका प्लैनेट्स है, बॉल मूविंग ऑन ए अर्थ है, आप वो जितनी भी बॉडीज है, बड़ी बॉडी या छोटी बॉडी, पार्टिकल है,
बुलेट है, बंदूक से निकली गोली है, ठीक है, बुलेट गोली चलाई जाती है तो वो जो गोली बुलेट निकल रही है वो भी लाइट की वेलोसिटी के आसपास है। लाइट की वेलोसिटी से उस वेलोसिटी के बीच का अंतर निकल जाने में जरा आ जाए, उसके बीच का अंतर बहुत कम होता है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो वो स्पीड क्या कहलाती है? नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड। ठीक है, भूपेंद्र ऐसा हो सकता है कि लाइट की वेलोसिटी से भूपेंद्र ने इनका दिमाग मूव कर सकता है। ठीक है, ये आइंस्टीन ने बताया था कि हमारा दिमाग जो है लाइट की वेलोसिटी से मूव करता है। ठीक है, तो वो और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, जब वो किसी सरफेस से निकलते हैं, रेडियो एक्टिव डिके में निकल रहे हैं, तो उस समय उनकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के आसपास होती है, हमेशा कम रहेगी पर आसपास पहुंच सकती है। तो ऐसी वेलोसिटी जो लाइट की वेलोसिटी के आसपास पहुंचे तो वो है रिलेटिविस्टिक। ठीक है, मतलब सापेक्षिक हो, और जिनकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से बहुत कम हो वो है नॉन रिलेटिविस्टिक। तो ये आपकी जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन तक ही सीमित है, नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन को ही एक्सप्लेन कर सकती है। ठीक है, मत जैसे ही रिलेटिविस्टिक आएगा वैसे ही फेल हो जाएगा। तो देखिए, विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन with the discovery of electron by J.J. Thomson in 1897, with the discovery of electron by J.J. Thomson in 1897, number of phenomena are developed। बहुत सारे फिनोमिना डेवलप हो गए। पहला फिनोमिना था स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम स्टेबल कैसे? एटम की स्टेबिलिटी का फिनोमिना। दूसरा फिनोमिना था स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, या सीधा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें, इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। हाँ, भेज रहे हैं, चाय ले लो जरा पीछे से। भूपेंद्र तुम चले जाओ जल्दी से। स्पेसिफिक हीट्स ऑफ सॉलिड उधर आएगा, जल्दी से मत करो। क्योंकि कुछ पता नहीं ना, कब एकदम से ऑब्जेक्टिव होने लगे। हो सकता है ये पूछ लेना पेपर कैसा लेंगे, एसडी का लेंगे। तुमने पता किया है क्या? मतलब सब्जेक्टिव लेंगे। पूरा बहुत अच्छा किया तुम लोग को। दीपावली में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? एसडी का लेंगे, अभी उनके हैं तो उनके यहाँ तैयारी करा लें, फिर धीमे धीमे सब लोग लेंगे। कौन से पढ़ेंगे? हाँ, वहाँ भी यहाँ का देखा देखी फिर ले लेंगे। तुम्हारा सुधीर कौन सा कॉलेज? कॉलेज BSSB है।
देखिए ये जल्दी से जल्दी देखो, कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थर्ड पेपर का पहला लेसन। फेल्योर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स का फेल्योर है, और डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट। थ्योरिकल बेस का तो पॉइंट इससे याद आसानी से। क्लासिकल मैकेनिक्स किस पर बेस्ड है? ये बेस्ड है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्लासिकल मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड। न्यूटन के 3 लॉ जानते, पार्ट 1 में पढ़े थे, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ फोर्स, एक्शन रिएक्शन। क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन द मोशन ऑफ लार्ज बॉडी एंड स्मॉल बॉडी। लार्ज बॉडीज के मोशन को एक्सप्लेन करता है, स्मॉल बॉडीज के मोशन को एक्सप्लेन करता है। मूविंग विद नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड, जिनकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से बहुत कम। सी का मतलब 3 × 10⁻⁸ यह है स्पीड ऑफ लाइट से स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होती। विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय J.J. थॉमसन in 1897, नंबर ऑफ फिनोमेना आर डेवलप। एक है स्टेबिलिटी ऑफ एटम का है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है, कॉम्पटन इफेक्ट, ये सब पढ़ोगे। स्टेबिलिटी ऑफ एटम एटॉमिक फिजिक्स, और ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन अभी पढ़ोगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है, कॉम्पटन इफेक्ट है, स्पेसिफिक हीट्स ऑफ सॉलिड्स का एक्सप्लेनेशन है। विशिष्ट ऊष्मा जो सॉलिड्स की होती है, तो 5th पॉइंट है स्पेसिफिक हीट्स ऑफ सॉलिड्स एट लो टेम्परेचर। Specific heats of solids at low temperature. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिख दिया है, और ऑप्टिकल लाइन स्पेक्ट्रा है। ऑप्टिकल लाइन इन सभी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था क्लासिकल मैकेनिक्स से। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स was failed to explain these concepts भाई न्यूटन्स लॉ से तुम कैसे बताओगे स्टेबिलिटी? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा है और लगातार मूव करता रहता है और वो गिरता नहीं है। ये कहाँ से एक्सप्लेन करोगे? ब्लैक बॉडी रेडिएशन में बॉडी है, ब्लैक बॉडी Hnu के फोटॉन एब्जॉर्ब करती है, Hnu के फोटॉन एमिट करती है। अब Hnu के विषय में पता ही नहीं है, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? क्लासिकल में कुछ नहीं था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में का कैसे एक्सप्लेन करोगे कि किसी सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है? उसे आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। लाइट पड़ती है, किसी टारगेट पर इंसिडेंट की जाती है और उससे इलेक्ट्रॉन निकल आता है और लाइट स्कैटर्ड हो जाती है। इसका भी एक्सप्लेनेशन आप क्लासिकल मैकेनिक्स से, न्यूटन्स लॉ से या उससे रिलेटेड केपलर लॉ और इन सब से कहाँ एक्सप्लेन कर सकते? इसी तरीके से सॉलिड्स की स्पेसिफिक हीट्स है, विशिष्ट ऊष्मा है सॉलिड की, उसका भी कोई एक्सप्लेनेशन आप इससे कर ही नहीं सकते, क्योंकि अभी तक हमको पता ही नहीं है Hnu का फोटॉन। अब प्लांक ने इंट्रोड्यूस किया कि एनर्जी जो है Hnu के पैकेट्स के रूप में ली जाती है, Hnu के पैकेट्स के रूप में एमिट होती है। एनर्जी ऐसे नहीं, एनर्जी फोटॉन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है, फोटॉन के फॉर्म में एमिट होती है। उसी कॉन्सेप्ट से ये सभी एक्सप्लेनेशन किए गए और इसे हम
इस कॉन्सेप्ट को, इस प्लैंक क्वांटम पास्टुलेट को ही माना गया क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, इसी पर बेस थी क्वांटम मैकेनिक्स। अब हम यही लिख रहे हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई इन सब। तो देखिए अब आइए मैक्स प्लैंक introduce the concept that Max Planck introduced the concept that emission or absorption takes place as a discrete quanta. Takes place as a discrete, चक्कर हो जाए, as a packet of energy, वो टफ हो जाता है, पैकेट ऑफ एनर्जी। उस पैकेट ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं? HU, और वो क्या कहलाता है? पैकेट ऑफ एनर्जी नोन एज फोटॉन। उसे हम क्या कहते हैं? फोटॉन। तो उन्होंने बताया कि एनर्जी एमिट होगी, एब्जॉर्ब होगी, किसके पैकेट्स के रूप में? HU के पैकेट्स के। उसे हम क्या कहेंगे? फोटॉन। मैक्स प्लैंक इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट दैट एमिशन और एब्जॉर्प्शन takes place as a packet of energy HU known as photon। और इसने एक नई मैकेनिक्स डेवलप की, उसे हम क्या कहते हैं? क्वांटम। ठीक है, a new mechanics is developed by the concept of मैक्स प्लैंक के कॉन्सेप्ट के द्वारा। ठीक है, मैक्स प्लैंक बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्स प्लैंक known as क्वांटम मैकेनिक्स। आपको यही पढ़नी है मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स, उसी को कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। इसी कॉन्सेप्ट से एक नई मैकेनिक्स डेवलप हुई, उसे हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। कुछ समय बाद ये पहली वाली कहलाई ओल्ड और बाद वाली न्यू क्वांटम मैकेनिक्स आई। ठीक है, और वो न्यू क्वांटम मैकेनिक्स दो कॉन्सेप्ट पर बेस थी। ठीक है, after certain time a new quantum mechanics is developed based on, किस पर बेस्ड थी? बोर कंप्लीमेंट्री प्रिंसिपल। बोर, ये भी पढ़ोगे आप इसी लेसन में, बोर कंप्लीमेंट्री प्रिंसिपल।
बोर कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल पर, और दूसरा था इसी लेसन में पढ़ोगे हाइजेनबर्ग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। कुछ समय बाद एक नई मैकेनिक्स और आई क्वांटम की, एक न्यू क्वांटम मैकेनिक डेवलप हुई जो बेस्ड थी दो प्रिंसिपल पर, बोर कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल पर और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर। ये आपका बेस है, ठीक है। एक बार हम समझा देते हैं आपको, बहुत टिपिकल चीज नहीं है, ये सब पढ़ोगे ना तो फिर आपको याद है। जरा पहले हमने एक पॉइंट लिखाया था कि क्लासिकल मैकेनिक्स किस पर बेस्ड है, न्यूटन्स लॉ। एक पॉइंट याद कर लो, क्लासिकल मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन के लॉ पर कौन सी मैकेनिक्स बेस्ड है, क्लासिकल। क्लासिकल में 3 लॉ है, बीएससी पार्ट 1 में भी पढ़े, इंटरमीडिएट में भी पढ़े हो। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है, या उसे गैलीलियो लॉ कहते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ फोर्स कहलाता है। एक मिनट भाई, क्लासिकल मैकेनिक्स किस पर बेस्ड है, न्यूटन्स लॉ, ठीक है, समझ लो बस। क्लासिकल मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के लॉ पर। न्यूटन के 3 लॉ है, इंटरमीडिएट 9 में और बीएससी पार्ट 1 में पढ़ चुके हो। न्यूटन का प्रथम नियम है लॉ ऑफ इनर्शिया, या उसे गैलीलियो लॉ कहते हैं। न्यूटन का सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ फोर्स का, और तीसरा है एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ये आपके न्यूटन्स के 3 लॉ। अब सोचिए कि किसी सरफेस पे लाइट पड़ रही है और इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, तो उसे तुम कहाँ न्यूटन के लॉ से एक्सप्लेन करते हो, या केपलर लॉ से कहाँ एक्सप्लेन करता हो। तो केपलर लॉ और न्यूटन्स लॉ और उससे रिलेटेड और भी जो कोलिजन ओलिजन में कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगे, ठीक है। कंजर्वेशन तो हर जगह लग जाता है, पर बेसिकली वहाँ की स्थितियों में जो लगा वो सभी जो कॉन्सेप्ट थे वो या तो छोटी बॉडी या बड़ी बॉडी के मोशन के थे, स्मॉल बॉडीज या लार्ज बॉडीज के मोशन के थे, और वो नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड से मूव कर रहे थे, जिनकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के से बहुत कम थी, तुलना भी पॉसिबल नहीं थी उन वेलोसिटी। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ, जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, ठीक है, विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉमसन 1897, जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने करी, वैसे ही बहुत सारे फिनोमेना आ गए जो उससे रिलेटेड थे। स्टेबल इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो पता चल गया कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मूव करते 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 एनर्जी लॉस करेगा, गिर जाना चाहिए, ठीक है। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो स्पेक्ट्रम निकलता है, उसका भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ पर एटम कैसे स्टेबल है उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन एचन्यू के फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एचन्यू के फॉर्म में एनर्जी एमिट होती है। जो रेडिएशन ब्लैक बॉडी है सभी प्रकार की रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है और सभी प्रकार की रेडिएशन एमिट करता है। एक बड़ी रेंज की, इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी बोल ही रहे थे, लाइट पड़ी इलेक्ट्रॉन निकला, अब उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। कोई टारगेट है मटेरियल टारगेट, उस पर लाइट पड़ी और वो स्कैटर्ड हो गई, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया स्कैटर्ड, अपनी डायरेक्शन से इधर उधर चली जाए, एक अपनी डायरेक्शन से विचलित हो जाना स्कैटर्ड कहलाता है। तो स्कैटर्ड हो गई, उसका भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट्स ऑफ सॉलिड्स, जो सॉलिड्स की स्पेसिफिक हीट होती है लो टेम्परेचर पर, उसका भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, ब्रांस्की ने दिया है। और ऑप्टिकल लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है, जो लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फुंड ये सब सीरीज पढ़ते हो, जो आप सोडियम लाइट में 2 स्पेक्ट्रम होते हैं उनके विषय में पढ़ते हो, तो इनका भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। तो ये
यहाँ पे जैसे ही आया, ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, ये सब फिनोमेना आ गए और इनको क्लासिकल मैकेनिक्स फेल एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। तो क्लासिकल मैकेनिक्स वहीं फेल कर गई। क्लासिकल मैकेनिक्स वाज फेल टू एक्सप्लेन दीज कॉन्सेप्ट। वो फेल हो गई थी इन सब कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के। फिर मैक्स प्लांक, ठीक है, जिन्होंकि प्लांक क्वांटम थ्योरी है, उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया एक कॉन्सेप्ट कि एमिशन होगा, उत्सर्जन होगा या एब्जॉर्ब होगी लाइट, किसके फॉर्म में, एचन्यू के पैकेट्स के। वही अभी तक चल रहा है कि भाई लाइट यहाँ से चल रही तो एचन्यू का पैकेट है, ठीक है। तो मैक्स प्लांक इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट दैट एमिशन और एब्जॉर्प्शन, उत्सर्जन या अवशोषण, टेक्स प्लेस एज ए पैकेट ऑफ एनर्जी। किसके फॉर्म में होता है, एनर्जी के पैकेट, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटॉन, उसे हम जानते हैं फोटॉन, ठीक है। एक न्यू मैकेनिक्स इज डेवलप्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक के कॉन्सेप्ट से एक नई मैकेनिक्स डेवलप, जिसे हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, जो कहलाती है क्वांटम मैकेनिक्स। उसी की 2 यूनिट है, फर्स्ट यूनिट और सेकेंड जो पढ़ रहे हो, ठीक है। एक नियत समय के बाद और भी प्रिंसिपल आ गए, बोर कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल आ गया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ गया, उस पर एक नई मैकेनिक्स बन गई, तो उसे हम बोलते थे न्यू क्वांटम मैकेनिक्स, और इसे बोलने लगे ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। इस वाले को बोलने लगे ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। और ये है आपकी, ठीक है, ये आपका। किसी को कोई दिक्कत हो बताए। पॉइंट्स में हमने इसलिए लिखा है कि आपका थ्योरिकल बेस का कभी भी ये यहीं पे नहीं रुकना है, एमएससी तक आपके काम। जब आप फिजिक्स से एमएससी करोगे तो वहां तक ये आपके लिए परमानेंट याद कर लीजिए। देखिए, प्लांक क्वांटम थ्योरी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। प्लांक क्वांटम थ्योरी फॉर ब्लैक बॉडी, प्लांक क्वांटम थ्योरी फॉर ब्लैक बॉडी, प्लांक क्वांटम थ्योरी फॉर ब्लैक बॉडी। देखिए, ब्लैक बॉडी है, आदित्य कोई दिक्कत तो नहीं, आदित्य कुछ हो पूछ लेना। ये एक ब्लैक बॉडी है, ये है ब्लैक बॉडी। हमने कॉपर का एक स्फीयर लिया, कॉपर बहुत बेटर होता है, और उस पर अंदर ब्लैक पॉलिशिंग कर दिया। कॉपर का एक स्फीयर लिया गोल, और उसको अंदर से ब्लैक पॉलिश कर, तो ये बन गई ब्लैक बॉडी, ठीक है, कृष्णिका अवस्था। ब्लैक बॉडी का मतलब कृष्णिका अवस्था बन गई। अब इस पर रेडिएशन हमने, तो ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करता चला जा रहा है, इधर गई, ऐसे लगातार ये रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये जो ब्लैक बॉडी है, इसका टेम्परेचर है T। इस ब्लैक बॉडी के जितने भी एटम्स हैं वो Hν के फॉर्म में एनर्जी ले रहे हैं, Hν के फॉर्म में एनर्जी। इस ब्लैक बॉडी के जितने भी एटम्स हैं Hν के फॉर्म में एनर्जी ले रहे हैं और Hν के फॉर्म में एनर्जी एमिट कर रहे हैं। तो इनको, इस जितने भी एटम्स हैं, इन्हें हम कहते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर।
हार्मोनिक ऑसिलेटर आवर्ती दोलित्र कहेंगे। ठीक है, तो ये देखिए जरा, ऑल एटम्स ऑफ द ब्लैक बॉडी, ये भी पॉइंट में लिख देंगे, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आ जाएंगी आपको। ऑल एटम्स ऑफ द ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी, ऑल एटम्स ऑफ द ब्लैक बॉडी, जितने भी एटम्स हैं ब्लैक बॉडी के, ऑल एटम्स ऑफ द ब्लैक बॉडी, ऑल एटम्स ऑफ द ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी का एक और नाम है कैविटी रेडिएटर। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए, कौन बोलिए? अच्छा, नहीं वाला। ठीक है, आज हम बता देंगे तुमको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब गर्दन सही है तुम्हारी? ठीक है, चलो हम आज फोन करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, ठीक। ऑल एटम्स ऑफ द ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी का एक दूसरा नाम है कैविटी रेडिएटर, जो HNU के फॉर्म में एनर्जी ले और HNU के फॉर्म में एनर्जी एमिट करे, उसे हम क्या कहते हैं? कैविटी रेडिएटर। वो बॉडी जो HNU के फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब करे और HNU के फॉर्म में एनर्जी एमिट करे, उसे कहते हैं कैविटी रेडिएटर। तो ऑल एटम्स ऑफ द ब्लैक बॉडी या कैविटी रेडिएटर एक्टिंग एज ए हार्मोनिक ऑसिलेटर, किसकी तरह वर्क करती है? हार्मोनिक ऑसिलेटर। ऑल एटम्स ऑफ द ब्लैक बॉडी आर एक्टिंग एज ए हार्मोनिक ऑसिलेटर, आवर्ती दोलित्र की तरह कार्य करती है हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेटर। ऑल एटम्स ऑफ द ब्लैक बॉडी या कैविटी रेडिएटर एक्टिंग एज ए हार्मोनिक ऑसिलेटर and vibrating with all frequencies, vibrating with all frequencies from 0 to 0 से अनंत तक की सभी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट। तो ऑल एटम्स ब्लैक बॉडी के किसकी तरह वर्क करते हैं? हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह, और वो सभी फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेट करते हैं 0 से अनंत तक। 0 से अनंत तक की सभी फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेट करते हैं। तो जितने भी एटम्स हैं, ठीक है, मान लीजिए इसमें यही हम लिखने जा रहे हैं, इस ब्लैक बॉडी में कुछ ऐसे भी एटम्स होंगे जो एनर्जी नहीं लेंगे, एंड नॉट एटम ऐसे हैं जो कोई एनर्जी ना एब्जॉर्ब करते ना एमिट करते हैं। N1 एटम ऐसे हैं जो HNU एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, एमिट करते हैं। N2 एटम ऐसे हैं जो 2HNU एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, एमिट करते हैं। N3 एटम ऐसे हैं जो 3HNU एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, एमिट करते हैं। N4 एटम ऐसे हैं जो 4HNU एनर्जी एब्जॉर्ब, ठीक है, ऐसे आपके एटम्स। एंड नॉट का मतलब संख्या, 10, 1000, लाखों की संख्या में कुछ एटम्स ऐसे हैं जो कोई एनर्जी, न्यूट्रल एटम भी होंगे। ब्लैक बॉडी में कुछ ऐसे एटम होंगे जो कोई एनर्जी नहीं एब्जॉर्ब करेंगे, कुछ एटम ऐसे होंगे जो HNU एनर्जी लेंगे, कुछ एटम ऐसे होंगे जो 2HNU एनर्जी लेंगे। अब 2HNU लेंगे तो 2HNU एमिट भी करेंगे।
ठीक है, जैसे शोभित है, शोभित नाम है, शोभित ने अपना एक दोस्त बना लिया जो बहुत पैसे वाला है। ठीक है, अब जैसे कुछ लोगों की तो क्या होती है, आदत होती है कि वो किसी का एहसान नहीं रखना चाहते। शोभित इसी तरीके से है, सेल्फ रिस्पेक्ट इनकी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये अपने स्वाभिमान से कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहते, तो इन्होंने एक दोस्त बना लिया जो बहुत करोड़पति है। ठीक है, वो आए दिन इनको लैंडमार्क, ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि एक दिन अगर वो चला ले गया, पर ये सेल्फ रिस्पेक्ट है इनकी, तो दूसरे दिन ये मानते नहीं, पैसे अपना देते हैं और कोशिश करते हैं कि हम डेली न जाएं, क्योंकि पता चला एक बार आप गए, खाना खा लिया, फिर दोबारा गए, आपको पैसे देने पड़े, फिर दोबारा गए तो बहुत खर्चे बढ़ जाएंगे, घर वाले बहुत डांटेंगे। भाई आप गए, लैंडमार्क जाओगे तो कम से कम 4-5 हज़ार रुपये खर्च हो जाएगा। तो इसलिए आप, और कुछ लोग ऐसे होंगे, तो ये क्या है, बिल्कुल हार्मोनिक ऑसिलेटर है। जितने पैसे ये अपने दोस्त का खर्च करवा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो दूसरे दिन उतना खर्च कर रहे हैं। जितनी एनर्जी लेता है उतनी ही एनर्जी एमिट करता है। ये उस टाइप की। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एनर्जी लेते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, पर ये उस तरीके का है। एचन्यू का फोटोन जितना ले रहा है उतना ही एमिट। अगर एचन्यू ले रहा है तो एचन्यू एब्जॉर्ब करेगा, एचन्यू एमिट करेगा। 2 एचन्यू ले रहा है, 2 एचन्यू एब्जॉर्ब करेगा, 2 एचन्यू। सन क्या है? सन एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। सन को आप परफेक्टली ब्लैक बॉडी मानते हो। सन जितनी भी एनर्जी लेता है और लगभग उतनी एनर्जी एमिट करता है। तो जो ब्लैक बॉडी होती है वो ये नहीं कि वो सिर्फ एनर्जी एब्जॉर्ब ही कर रही है, वो एब्जॉर्ब भी करती हैं और एमिट भी करती हैं। तो एचन्यू एनर्जी उसने ली तो एचन्यू एनर्जी एमिट की, 2 एचन्यू ली तो 2 एचन्यू एमिट करी, 3 एचन्यू ली तो 3 एचन्यू। तो ये है। अब देखिए एनर्जी एमिटेड फोटोन की जरा देखिए, एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर हिंदी में बोलेंगे आवर्ती दोलित्र, आवर्ती दोलित्र कहलाएगा। तो इंग्लिश में ही याद कर लो, ज्यादा अच्छा है। हार्मोनिक ऑसिलेटर EN बराबर NHν, EN बराबर NHν। N है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, क्वांटम। ठीक है, इस वाले को हम E0 मान लेंगे, इस वाले को E1, इस वाले को E2, इस वाले को E3, इस वाले को E4। तो E0 की वैल्यू 0, Hν, 2 Hν, 3 Hν, 4 Hν एंड सो ऑन। फ्रीक्वेंसी आपकी ये शॉर्ट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम उसी आधार पे लिखा है। अब देखिए ऑसिलेटर जब एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं या एमिट करते हैं तो एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट चले जाते हैं। ठीक, अब लेजर वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना। एचन्यू एनर्जी लिया, लोअर से हायर पे चले गए। एचन्यू एनर्जी एमिट किया, हायर से लोअर पे आ गए। जनरल है। आपने कहा मतलब कि जो सन है वो एक आइडियल ब्लैक बॉडी है, लेकिन सन तो अपनी एनर्जी से प्रोड्यूस करता है ना। नहीं, तो वहाँ पे तो रिएक्शन होती है ना, तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है ना। नाभिकीय संलयन विक्रिया हो रही है, तो वो नाभिकीय संलयन विक्रिया से न्यूक्लियर फ्यूजन, एक है न्यूक्लियर फिजन नाभिकीय विखंडन और एक है न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन 1H1 जुड़ के 1H2 बना, फिर 1H2 में 1H1 जुड़ गया, 1H3 बन गया, फिर 1H3 में 1H1 जुड़ गया, 2He4 बन गया। तो ये जब
फॉर्म होते हैं तो एनर्जी बड़ी लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, उसको एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है उसका मटेरियल। नहीं भैया, वो रिएक्शन हो रही है अभी। सन अगर जैसे आपको एक बात बता दें, अर्थ है, अर्थ में अगर न्यूक्लियर जैसे ये नहीं अमेरिका है और ये देश है, ये अगर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट कर दे तो अर्थ भी हो जाएगा सन की तरह। तो वो रिएक्शन है, वो रिएक्शन चल रही है, वहाँ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो एनर्जी को सन का मटेरियल एब्जॉर्ब कर लेता है और वही जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उतनी एनर्जी लगता है। अर्थ भी सन बन सकता है अगर यहाँ नाभिकीय संलयन अभिक्रिया स्टार्ट हो जाए, न्यूक्लियर फ्यूजन अगर रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। यही तो बड़ा डर है। जैसे ये वर्ल्ड वार होती है तो क्या होता है कि वर्ल्ड वार में अगर जैसे अमेरिका ने जापान पे वो एटॉमिक बम, ठीक है, परमाणु बम गिराया था, तो परमाणु बम में तो 92 यूरेनियम 238 है, उसकी रिएक्शन चल रही है, वो रिएक्शन धीमे 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 वो कम हो जाएगी। तो देख रहे हो धीमे धीमे वहाँ इफेक्ट कम हो गया। पर अगर न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन शुरू हो गई फिर नहीं रुकती, फिर तो वो बिल्कुल आग का गोला बन ही जाएगा। तो वो सन जो है उस पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चलती है, उस रिएक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, सन का मटेरियल एब्जॉर्ब करता है, उतनी ही एमिट करता है, ये चलता है। अब देखिए जितने भी एटम्स हैं ये लगातार एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट करते हैं, तो वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल से जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एटम लोअर एनर्जी स्टेट पर है, यही हार्मोनिक ऑसिलेटर, एचन्यू एनर्जी एब्जॉर्ब करी और वो हायर पे चला गया, या एचन्यू एनर्जी एमिट करी एटम लोअर एनर्जी, ठीक है। एनर्जी जो एचन्यू के फोटॉन है वो एब्जॉर्ब या एमिट तभी हो रहे हैं जब एटम एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल जा रहा है, ये मानते हैं, ठीक है। तो देखिए एनर्जी एब्जॉर्ब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और एमिटेड बाय एटम when moving from one energy state to another energy state, one energy state to other energy state, जब एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट जाएगा तभी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या एमिट होगी। आप जरा लिख लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन, फोटॉन्स की प्रॉपर्टीज, फोटॉन्स जो होते हैं इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। ये प्लांक क्वांटम का जैसे 2-3 नंबर में आ जाए तो थोड़ा सा बता दिए, ठीक है, कि भाई जैसे एटम है ये देख लो E2 - E1 बराबर H2, ठीक है। तो न्यू बराबर E2 - E1 अपॉन लेजर में बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए
प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, अलग है ये फोटोन। आपको अगले टर्म पर बहुत बढ़िया टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो पढ़ने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में एक आधा क्वेश्चन आता है। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, देखिए पहली, फोटोन के पास एनर्जी कितनी है? एनर्जी ऑफ फोटोन E बराबर h, E बराबर h, ये फोटोन की एनर्जी। मास क्या है फोटोन का? मास ऑफ फोटोन E बराबर mc स्क्वायर बराबर h, बराबर कर दिया तो m बराबर h न्यू अपॉन c स्क्वायर, ये मास हो गया। ये मास हो गया फोटोन का। एनर्जी फोटोन की E बराबर h न्यू, मालूम है? ये बात समझ के देखिए, एक बार और बता दे रहे हैं बिल्कुल उसका कॉन्सेप्ट कि ये ब्लैक बॉडी थी। ब्लैक बॉडी का दूसरा नाम कैविटी रेडिएटर, याद कर लेना। कैविटी रेडिएटर वो होता है जो HNU के फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब करे और HNU के फॉर्म में एनर्जी एमिट करे, उसे कहते हैं कैविटी रेडिएटर। इस ब्लैक बॉडी के जितने भी एटम्स हैं वो हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं, HNU के फॉर्म में एनर्जी लेते हैं और HNU के फॉर्म में एनर्जी एमिट करते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? HNU के फॉर्म में एनर्जी ले रहे हैं, ऑसिलेट करेंगे, और HNU के फॉर्म में एनर्जी, तो ये हार्मोनिक ऑसिलेटर है। ठीक है, और आपको हमने एनर्जी बता दिया कि हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी E1 बराबर E0 बराबर 0, E1 बराबर HNU, E2 बराबर 2HNU, E3 बराबर 3HNU एंड सो ऑन। ठीक है, और आपको बता दें En बराबर हमने लिख दिया NHNU, N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, H प्लांक कांस्टेंट। प्रियांशु बताओ प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू, ये वाली आसान है, प्लांक कांस्टेंट की याद कर लो। H की वैल्यू 6.6 10 to the power -94 जूल पर सेकंड, क्योंकि बहुत यूज होती है, जूल इनटू सेकंड। ठीक है, बहुत यूज होती रहती है, तो इसकी वैल्यू याद कर लेना। कई ऐसे कॉन्सेप्ट है जहां पर आपको 6.632 पूरी ये वैल्यू, और तुम इतना भी याद रखो तो बहुत है, 10 to the power -94 जूल। अब एटम है, अब ये हम नहीं बता सकते, मतलब वो एक एवरेज जो एनर्जी एब्जॉर्ब करने का है तो वही है 10 to the power -10, 10 to the power -8 इसकी के आसपास। मतलब वो ऑसिलेट करेगा एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल तक गया, थोड़े समय बाद नहीं, ये मान इतना कम समय है, तो ये जब लेज़र का कॉन्सेप्ट होता है तो हम उसे स्पेशली उस तरह बनाते हैं, उसके प्रोसीजर ये है ना। यहाँ पे तो हम सिंपल बात कर रहे हैं, HNU की एनर्जी इधर एब्जॉर्ब करी उधर एमिट की, तो वो ज़्यादा हम टाइम गैप नहीं मानते। ये लेज़र के अकॉर्डिंग अलग अलग स्थितियाँ, उसीलिए तो आपने अलग अलग तरीके की डिवाइस बनाई। ये एक हम जनरल बात है, जैसे कोई ब्लैक बॉडी है, HNU एनर्जी ले रही है, HNU एनर्जी हम उसकी बात करते हैं। अब देखिए जरा से जल्दी से, एनर्जी फोटोन की E बराबर HNU, E की वैल्यू mc स्क्वायर, और इसकी मास एनर्जी रिलेशन लगेगा HNU, m हो गया मास। ठीक है, मोमेंटम फोटोन का, एनर्जी तो जान ही गए, मोमेंटम फोटोन का लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन
फोटॉन, P बराबर P बराबर mc, m इंटू सी, mc, m का मान h न्यू अपॉन c स्क्वायर इंटू सी, तो P बराबर h न्यू अपॉन c। ये मोमेंटम हो गया फोटॉन। एक और बात, C बराबर है, C बराबर स्पीड ऑफ फोटॉन, C का मान न्यू लैम्डा भी लिया जाता है, ठीक है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। C बराबर न्यू लैम्डा, न्यू है फ्रीक्वेंसी और लैम्डा है वेवलेंथ। रख दीजिए P बराबर h न्यू अपॉन C न्यू लैम्डा, तो P बराबर ये मूव। अब फोटॉन का क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रिकल नेचर, चार्ज आर्ज नहीं होता फोटॉन के पास, नॉन इलेक्ट्रिकल नेचर है फोटॉन, ठीक है। फोटॉन हैविंग नॉन इलेक्ट्रिकल नेचर, फोटॉन हैविंग नॉन इलेक्ट्रिकल नेचर, फोटॉन का नॉन इलेक्ट्रिकल नेचर होता है। जिन बच्चों का छूट गया है 2, 4, 6 ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे आपको 10:30 से 11:30, क्योंकि ये इंटरफेरेंस पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो भी MSc बैच शुरू हो गया ना, बस जल्दी तुम लोग का पूरा करा दें फिर उनको। और जिन बच्चों की अभी सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू है, तुरंत भाई फीस जमा करके फुल पेड करें, नहीं आप फाइन लगाएंगे।